हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को मालूम है जीएस एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। और उसी जो है जीएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने एनसीईआरटी का सार संग्रह, जिसमें आपको संपूर्ण जीएस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की है आपकी पॉलिटी, जिसकी अब से पहले 3 क्लास हमने कर ली है। तो आज ये चौथी क्लास होने वाली है। तो जिसने भी इनसे पहले की क्लास नहीं देखी, प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, जा करके एक एक क्लास को करिए और अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको हर कोई बच्चा जो है पढ़ कर जाता है। जिसने एक बार इस बुक को पढ़ ली, बहुत ही ये समझ लीजिए कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं बचेगा जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। यानी जीएस में आप जो है बहुत ही मजबूताई से अपना पकड़ बना लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। देख लीजिए, ये जो है आपकी एनसीईआरटी सार संग्रह बुक, जिसका संस्करण है आपका 2024 का, ठीक है। और ये जो है वन लीनियर बुक होती है, इसमें सभी जो है सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। महेश कुमार वर्णवाल इसके राइटर हैं। आज जो हम पढ़ेंगे भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो इसमें पहला हमने जो है भाग पढ़ लिया था जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है, उसी का अगला पार्ट है ये भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हम भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें आपकी नागरिकता होगी, और इसके बाद फिर भाग 3 पढ़ेंगे जिसमें आपके मूल अधिकार होंगे, ठीक है। तो आज जो है 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भारत के कितने राज्य हैं, आप नोट लिखेंगे। भारत के कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 8, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, राज्यों की संख्या कितनी है? 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। तो सबसे पहले एक नज़र मार लीजिए कौन कौन से जो हैं राज्य हैं और राजधानी, क्योंकि राज्य की राजधानी बहुत ही पूछी जाती है। तो राजस्थान की राजधानी याद रखेंगे जयपुर। उसके बाद इसमें भाषा भी दी गई है कि कौन सी भाषा बोली जाएगी। यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाएगी। ज़िले कितने हैं? इसमें 50 ज़िले हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाता है तो राजस्थान लगाएंगे। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41% कवर करता है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो उसी में से देख लीजिए जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये 10.41% है, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का। अब दूसरा राज्य आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी है भोपाल। इसमें भी हिंदी भाषा बोली जाएगी। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 55, ठीक है, ज़िले 55 हैं, और इसका जो है क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, और जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 9.37% ये कवर करता है। तीसरा राज्य है महाराष्ट्र। इसकी राजधानी मुंबई हो जाएगी। इसमें भाषा पूछी जाएगी तो मराठी इसमें भाषा बोली जाएगी। 36 इसमें ज़िले होंगे, और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और ये जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36% कवर करता है। चौथा राज्य आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो जो भी उत्तर प्रदेश में है इसको नोट लिखेंगे। हमारा जो यूपी है वो चौथे नंबर पर आता है सबसे बड़े क्षेत्रफल में, और इसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2 भाषाएं बोली जाएंगी, हिंदी और उर्दू, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़िलों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो ज़िलों में नंबर 1 ये यूपी है। 75 ज़िले इसमें आते हैं, और 2,43,286 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और 7.18% ये जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। नेक्स्ट राज्य आता है आपका गुजरात। इसमें गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर, और इसमें गुजराती भाषा बोली जाएगी। 33 इसमें राज्य हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 5.96% है। छठा राज्य है कर्नाटका। उसके बाद इसकी राजधानी बेंगलुरु। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और सभी जो हैं आप इनकी राजधानी बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब एक एक को मैं डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बैठ जाएगी, आप देख लेना। और ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है 28वां राज्य जो अभी बना है हाल ही में, वो है तेलंगाना। तो 28वां राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना, और इसकी राजधानी हैदराबाद। इसमें तेलुगु और उर्दू इसकी भाषा बोली जाएंगी, ठीक है। और सबसे छोटा अगर राज्य पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि में तो वह है आपका गोवा है, ठीक है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, याद रखेंगे।
तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर और इसमें केवल 2 ही ज़िले हैं। ठीक है, कितने ज़िले हैं इसमें? केवल 2 ही ज़िले हैं। अब आगे आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों पर। तो अंडमान निकोबार इसमें नंबर 1 होगा। अगर इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा, तो लद्दाख लगाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वह लद्दाख है, जिसका क्षेत्रफल है 1,68,055 वर्ग किलोमीटर। और अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो सबसे छोटा होगा यहाँ पर आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो है कुल 32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है लक्षद्वीप, और इसमें एक ही ज़िला है। ठीक है, लक्षद्वीप एक ही ज़िला है और इसकी राजधानी कावरत्ती। इनकी भी राजधानी आपको याद रखनी है, जैसे अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव इन दोनों का एक कर दिया गया, तो दमन इसकी राजधानी बना दी गई। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली बन जाएगी, और पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, और जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक पॉइंट लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे। तो पॉइंट कुछ इस तरीके से है। भारत का जो सबसे बड़ा ज़िला है वह कच्छ है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। जो गुजरात आपका इसका 45,652 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, और सबसे छोटा ज़िला है माहे, पुदुचेरी में पड़ेगा, और 9 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया होगा। तो अगर सबसे बड़ा ज़िला पूछा जाता है तो कच्छ लगाएंगे जो गुजरात में है, और सबसे छोटा ज़िला पूछा जाएगा तो माहे लगाएंगे जो कि पुदुचेरी में है। ये पॉइंट जो है अपनी कॉपी पर नोट में लिखेंगे। अब अगले पेज पर आते हैं तो हमारा भाग 2 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, जो कि है नागरिकता। और नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है, तो भाग 2 में आर्टिकल कितने से कितने तक है? आर्टिकल 5 से 11 तक है। संविधान लागू होने के समय नागरिकता दी जाएगी, और इसमें आर्टिकल 6 में लिखा है कि पाकिस्तान से भारत को परवर्जन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। परवर्जन का मतलब होता है पलायन कर जाना। जब जो पाकिस्तान से बंटवारे के समय भारत को कुछ आ गए थे और भारत से भी पाकिस्तान चले गए थे, तो अगर पाकिस्तान से भारत में कोई पलायन करके आया है, यानी हमेशा के लिए रहने के लिए आया है, तो उनको भी नागरिकता का अधिकार है, यहाँ की सिटीजनशिप उनको दी जाएगी। और अगर कोई पाकिस्तान जाता है भारतीयों के भारत से, तो उसकी सिटीजनशिप यहाँ से ख़त्म कर दी जाती है। ये आर्टिकल नंबर 7 में लिखा है। आर्टिकल 8 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के उन लोगों को नागरिकता का अधिकार है जो भारत के बाहर रह रहे हैं, यानी NRI बोल दीजिए इनको। तो जो जिनका जन्म तो भारत में हुआ है, लेकिन वह किसी कारणवश से जो है कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ने गया है, तो भारत से बाहर रहकर वे हैं काम कर रहे हैं, तो उनको भी नागरिकता का अधिकार है, वे भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। 9वें जो आर्टिकल में क्या लिखा गया है? 9वें आर्टिकल में लिखा है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहकर अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह है ऑटोमेटिक भारत का नागरिक खत्म हो जाएगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या लिखा है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। और 11वें आर्टिकल में लिखा है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, कि नागरिकता के अधिकार हैं उनको जो है फॉलो किया जाए संसद द्वारा कानून बनाकर। अब यहाँ पर देखेंगे नागरिकता को किस किस टाइप से हम ले सकते हैं। तो नागरिकता लेने के कुछ जो है यहाँ पर प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार यहाँ पर देखेंगे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तो 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होगा जो अगर जन्म से, यानी अगर कोई व्यक्ति जन्म से उसका जन्म भारत में हुआ है तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। अच्छा, दूसरा होगा वंशाधिकार द्वारा, कि मान लीजिए किसी के माँ बाप जो हैं भारत में रह रहे हैं लेकिन उसका जन्म भारत से बाहर होता है तो वह भी क्या कहलाएगा? भारतीय नागरिक कहलाएगा, क्योंकि उसके जो है वंश में से कोई ना कोई एक भारत का होना चाहिए, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। दूसरा होगा पंजीकरण द्वारा, कि रजिस्ट्रेशन करा करके आप जो है सिटीजनशिप भारत की ले सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम जो है आपके पहले 6 माह थी, लेकिन अब जो है 5 वर्ष कर दी गई है, कि 5 साल तक आपको पहले भारत में रहना होगा, तब जा कर के आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अच्छा, देशीकरण द्वारा, कि अगर कोई व्यक्ति जो है बाहर से आया हुआ है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह भी नागरिकता ले सकता है। भूमि के अर्जन द्वारा, मतलब जैसे मान लो भारत का किसी के साथ युद्ध होता है तो भारत ने जो भी दूसरे देश की ज़मीन जीती है, जिस उस स्थान पर जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, तो वह भी भारत का कर्तव्य बनेगा उन लोगों को अपने
जो है नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है कि भारत के संविधान में केवल एकल नागरिकता ही यहाँ पर लागू की गई है, यानी भारत में केवल एक ही प्रकार की नागरिकता होगी, वो है इंडियन। यानी कोई ऐसा नहीं होगा कि वह भारतीय भी हो और वह साथ में यूएसए का भी हो। लेकिन जो यूएसए है उसमें क्या होता है, दोहरी नागरिकता होती है, वह 2 देशों की नागरिकता एक साथ ले सकता है। ठीक है, फिर आया नागरिक संशोधन अधिनियम। तो ये है CAA 2019 में किन देशों यानी हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, ठीक है, इन देशों के नागरिकों को भारत की नागरिकता देने का भी अधिकार है। तीसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो समाप्त मैंने कैसे कैसे बताया, या तो परित्याग कर दे वो कि भारत की नागरिकता ही छोड़ दे, या पर्यायवासन कर जाए मतलब पलायन कर जाए किसी दूसरे देश में, तथा वंचना के आधार पर भी जो है नागरिकता समाप्त हो सकती है। अच्छा, अगर भारत से बाहर लगातार कितने साल तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक भारत नहीं आता है, किसी अन्य देश में काम करता है, तो वह उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लिखेंगे कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल के गैप पर मनाया जाता है। आगे देखेंगे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो यह दोहरी नागरिकता से संबंधित है। अच्छा, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय अकाउंट खुलवाता है और उसमें पैसे जमा करता है, तब भी वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, वह विदेशी ही रहेगा। इसमें आएगा, आगे देखेंगे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया। तो जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO बोलते हैं जिनको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। तो कृषि भूमि द्वारा जो है ये जो है भारत में नहीं खरीद सकते। अगर कोई आदमी मान लो कोई भारतीय मूल का है, यानी जिसका जन्म भारत में हुआ है, या फिर उसके कोई पूर्वज है भारतीय हो लेकिन अब वह विदेश में रह रहा है, तो वह भारत में ज़मीन नहीं खरीद सकता। क्या समझे इस बात से कि अगर कोई व्यक्ति पहले भारत का हो लेकिन अब वह विदेश में रह रहा हो, लेकिन अब वह कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो NRI होते हैं, PIO और OCI कार्ड धारकों में तुलना दी गई है यहाँ पर। तो NRI का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अप्रवासी भारतीय यानी नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, जो अब भारत में कम रह रहा हो, ज़्यादातर विदेश में रहता है। जैसे ऐसा नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, इसमें भारतीय पासपोर्ट धारक होता है, यानी भारतीय पासपोर्ट उसके पास होता है, तो इसको NRI बोलते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है भारत से, तो अगर वह 183 दिन के भीतर भारत में वापस आ रहा है तो NRI कहलाएगा। लेकिन अगर 7 साल तक वह भारत के बाहर ही रह रहा है तो उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। तो उसको 183 दिन का जो है टाइम मिलता है, 183 दिन से पहले वह भारत में एक बार ज़रूर आना चाहिए उसको। आगे देखेंगे PIO किन्हें बोलेंगे। PI का मतलब हो जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अगर किसी का जन्म व्यक्ति है या फिर उसका कोई पूर्वज है भारतीय नागरिक रहा है और वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता उसने प्राप्त कर ली, तो जिसका पासपोर्ट धारक है और वह भारत का पासपोर्ट धारक भी कहलाएगा। अच्छा, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक है OCI कार्ड धारक कहलाएगा तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता क्या रहता देखेंगे इसमें, ये भारतीय नागरिक होते हैं, जो NRI होते हैं ये भारतीय नागरिक होंगे और इनको जो है वोट देने का अधिकार भी होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और PIO के जो होते हैं भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं कि अगर 7 साल तक वह भारत में रह रहा है तभी वह जो है भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, OCI वाले क्या करेंगे, संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था परंतु उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना हो। यहाँ से जो प्राप्त होने वाले लाभ हैं इनको सेम सभी लाभ मिलेंगे जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। इनको क्या होगा, एक FRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितने भी अवधि तक ठहराव के लिए। वीज़ा इनको नहीं दिया जाएगा NRI वालों को,
और PIO वालों को वीज़ा मिलता है और इनको जीवन भर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। और NRI वाले वोट दे सकते हैं, PIO वाले वोट नहीं दे सकते और OCI वाले भी वोट नहीं कर सकते। ठीक है, एक यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और हर 2 साल के गैप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अब मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, SSC का जो है फेवरेट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं SSC में जिसने मौलिक अधिकार से प्रश्न ना पूछे हों। ठीक है, तो ध्यान से समझो, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है, समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार होता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो आपको ये पता होना चाहिए समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है ना। ये सभी अभी आगे आएंगे, इकट्ठे लिखे हुए हैं, उनको लिख लेना फिर। अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो समता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14, राइट टू इक्वलिटी। आगे देखेंगे, जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 15 के अनुसार है, ये एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो अनुच्छेद 15 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जन्म, लिंग, मूल और जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया है? तो समाजवाद शब्द का जो मतलब होता है यह होता है समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार है। ये भी मान लो आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो और आप जो है किसी मैनेजर के पद पर हैं और आपसे जो ऊंची जाति वाले हैं वे भी मैनेजर के पद पर हैं। तो अगर ऐसा कोई करता है कि आपको कम सैलरी देता है और आपके जो ऊंची जाति वाले हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन आपसे काम भी उतना ही कराया जा रहा है जितना उससे कराया जा रहा है और आपका पद भी समान है, तब ये जो है आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 14 से 16 में क्या कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? यानी सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में लिखा है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड कैटेगरी जातियों के यानी OBC जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? तो जस्टिस रोहिणी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे संवैधानिक उपबंध, जो संवैधानिक उपबंध है, तो संवैधानिक उपबंध देखेंगे। यहाँ पर जो है इसको दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं वे कौन कौन से मूल अधिकार हैं। दूसरा, भारतीयों और विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला जो है भारतीयों के लिए देखेंगे, सबसे पहले धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कोई भी आपके साथ धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता आर्टिकल 15 के तहत। इधर देखेंगे फिर विदेशों के, पहले सभी देख लीजिए, भारतीयों के लिए केवल लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 यहाँ पर दिया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने,
भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण अनुच्छेद 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भी है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो है विदेशी नागरिकों को क्या क्या मूल अधिकार प्राप्त हैं। विधि के समक्ष समता का अधिकार और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21A के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे, ठीक है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अब देखेंगे यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का जो है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा कि आप नीची जाति से हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे अंबेडकर जी के साथ होता था कि उनको गड्ढे से पानी नहीं पिया जाता था, तो ये जो है आर्टिकल 17 के तहत अब समाप्त कर दिया गया है। अब ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अब जो है किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। जैसे पहले क्या होता था, मान लो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दे दी, बापू की उपाधि दे दी, अर्धनगन फ़कीर की उपाधि दे दी, तो ये जो सभी उपाधियाँ दी जाती थी पहले दी जाती थी, लेकिन अब 1950 के बाद से कोई उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, अपने इस नाम के आगे कुछ जो है लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर, ये संक्षिप्त शब्द लगा सकते हैं। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बोलने की और जो है अपने बातों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता किस में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में। तो इसी का फ़ायदा आज की मीडिया उठा रही है, यानी बोलती है बहुत ज़्यादा और कहती है कि हमें बोलने का अधिकार दिया गया है। और इसी में दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित मिलेगी। तो अनुच्छेद 19 के ही कुछ पार्ट्स बना दिए गए, 6 पार्ट्स बना दिए गए हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 19A 19B ऐसे करके हैं, आगे देखेंगे उनको, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो अनुच्छेद 19 है, अब इसमें 6 कैटेगरी बना दी गई है, ध्यान से समझना। पहली कैटेगरी क्या है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी आपको, कि बोलने और अपनी बातों को इच्छा दर्शाने, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता मिलेगी। दूसरी क्या है, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। आप जो है कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वह शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियार के होना चाहिए, अनुच्छेद 19 के 1B में दिया गया है। आगे देखेंगे संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19 के 1C में दिया गया है। अच्छा, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के 1D में। 5वां है भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार किस में दिया गया है, अनुच्छेद 19 के 1A में। और कोई वृत्ति या आजीविका या व्यवसाय यानी व्यापार करने का अधिकार 19 के 1G में दिया गया है। तो ये 19 के 6 पॉइंट हैं, इनको ध्यान से समझना। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये किया गया है अनुच्छेद 20 के C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्वअभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, अनुच्छेद 24 में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन कौन आएंगे, बौद्ध, जैन और सिख धर्म शामिल होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहते हैं, तो न्यायपालिका को कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का 1 अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षित
प्रदान करता है। जैसे मुस्लिम लोग अपने जो है मदरसा खोल सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आगे देखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की जा सकती है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, और ये हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस केरल वाद में 1973। संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब जो है मूल अधिकारों को में से हटाकर एक जो है संवैधानिक अधिकार में रख दिया गया है। इसको ध्यान में रखना, पहले 7 हुआ करते थे, अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, ना कि 7। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया 44 संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार इसको बना दिया गया है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI बोलते हैं जिसको, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। तो आप देखते होंगे जो भी यूट्यूब पर वैकेंसी बताते हैं कि RTI का रिप्लाई आया है, तो RTI का मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। की किसी संस्था से आप ये जान सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और कब तक ये वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये सब सूचना का अधिकार, हमें पूछने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS वालों को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो इनको आरक्षण प्रदान करने के लिए 15 में 6 और 16 में 6 जोड़े गए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह है मूल अधिकार, कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इनको शिक्षित कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। आगे है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय ऐसा कौन सा है जो समाप्त नहीं होगा? देखेंगे, जब इमरजेंसी लागू होती है, राष्ट्रीय आपात लगता है, तो सभी के सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार यानी 21 जो है आर्टिकल समाप्त नहीं होता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे देखेंगे, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस प्रकार पारित किया गया? तो वर्ष 1976 में ये जो है पारित किया गया। अब यहाँ पर जो है मूल अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं। पहला है समानता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट देखेंगे। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर जो है हमने आपकी आज की क्लास में भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जाना, और आपकी नागरिकता के बारे में जाना, और मौलिक अधिकारों के बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में लेकर आएंगे हम इसके अगले पार्ट को, जिसमें पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और प्लेलिस्ट में जा कर के अपने प्रीवियस जो इससे पहले के सभी पॉइंटों को ज़रूर से कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।